नमस्कार, आप देख रहे हैं परवत जैन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिम्पल सिंह जी के साथ, जो राजपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है परवत जैन में। धन्यवाद। चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रचार प्रसार तो आप ये मान लीजिए कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी हैं ये सिर्फ प्रचार और प्रसार ही करती है इलेक्शन आने के टाइम पर। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, जो मुद्दों को लेकर आई है, जो एक जनता को विजन दिखाना चाहती है, हम हर घर जाकर हर दरवाजे को खटखटाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों से उस जनता को अवगत करा रहे हैं। और वहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो भी जनता का यही है कि प्रचार और प्रसार करने वाली पार्टी को और सिर्फ जुमलेबाजी करने वाली पार्टी को हम इस बार उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद पाली है। अच्छा, तो इसका जनता कैसे पता करे कि कौन जुमला कर रहा है या कौन सच बोल रहा है? क्योंकि किसी के माथे पे टैग तो नहीं लगा हुआ है कि ये जुमलेबाज है। ऐसे ही करते हुए बहुत सारी पार्टियों को मौका दे चुके हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो अब आप लोगों पे किस तरीके से भरोसा करा जाए कि आप सच बोल रहे हैं, कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं? इस बात का जवाब मैं इसलिए एक तथ्य के साथ दे सकती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ की जनता ने तीसरी बार जब आम आदमी पार्टी को चुना तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल के आया है कि जो पार्टी काम करती है उसको काम के आधार पर वोट दिया जाता है। और उसी विजन को लेकर, उन्हीं अपने मॉडल्स को लेकर जब दूसरे राज्यों में भी हम उत्तराखंड में जैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब में, गोवा में, तो जो जनता का एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो दिल्ली मॉडल को देखकर इतना खुश है कि उनको ये लग रहा है कि केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है, जो काम किया है, वादों से अधिक उन्होंने काम करके दिखाया है। तो जो सरकार दिल्ली में काम कर सकती है, उत्तराखंड में उसको एक मौका मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, जहाँ पर भी मिलेगा वो काम करेंगे। अच्छा, ये तो बढ़िया बात रही कि आप लोग अपने काम का दावा ठोक पा रहे हैं, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जिनको काम का अपना कुछ पता देता है नहीं कि उन्होंने आज तक क्या कुछ किया है। खैर, लेकिन आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि दिल्ली का जो मॉडल है वो अलग है, दिल्ली का जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है। उत्तराखंड के साथ सेम स्थिति नहीं है। उत्तराखंड की परेशानियाँ कुछ और है, दिल्ली से बहुत अलग हैं उत्तराखंड की परेशानियाँ। ये मैं आपकी बात मान सकती हूँ कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन जो सिस्टम को चलाने की एक आप रूपरेखा देखते हैं कि कहीं पर भी किसी भी सरकार में अगर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है तो वो सरकार के पास कितना भी बजट क्यों ना हो वो काम नहीं कर पाएगी। दिल्ली में हमारे पास बजट वही रहा जो पहले था, लेकिन हमने नीतियाँ बदली, हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाया, ईमानदार लोगों को पार्टी में आने का मौका दिया और काम किया, सिस्टम को हमने स्वस्थ किया। उत्तराखंड में क्या है कि जो जितना भी बजट आता है वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो उसी बजट को और उत्तराखंड की परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर ऐसा क्या नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ से और ज़्यादा धन अर्जित नहीं हो सकता इस हमारे प्रदेश के लिए। आप यहाँ की वन संपदा देखिए, यहाँ की जल की स्थिति देखिए, नदियाँ यहाँ पर सब कुछ है, जड़ी बूटी से लेकर यहाँ की दालों का विदेश तक में डिमांड है। तो हमने उन्हीं चीज़ों को लेकर तो आगे बढ़ना है और उत्तराखंड को उसका असली हक और अधिकार देना है। ठीक है, अभी मैं थोड़े समय से देख रही हूँ कि केजरीवाल साहब का या फिर आम आदमी पार्टी का महिलाओं की तरफ रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो 18 साल से ज़्यादा की महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब वो जो फंडिंग है वो कैसे की जाएगी, बजट कहाँ से आएगा, पहले मुझे ये बताइए। दूसरी चीज़ आपने कही कि फ्री बिजली दी जाएगी, तीसरी आप पानी की बात फ्री कर रहे हैं। तो इतना फ्री फ्री फ्री, तो फिर आप तो जनता को लाचार बनाने का काम कर रहे हैं या जनता को भिखारी समझ रहे हैं? देखिए, इस बात का जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि जैसे कि फ्री शब्द का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, हम उसके पीछे की कभी भी जो पीछे की चीज़ें होती है वो नहीं जान पाते कि हमारे पास फ्री कुछ नहीं मिलता है। हम कितना ज़्यादा टैक्स देते हैं। आप देखिए, रोड पे चलने का हम टैक्स दे रहे हैं, नमक खरीदने का हम टैक्स दे रहे हैं, इवन बिजली पानी भी 250 रुपये पर यूनिट से 5 रुपये पर यूनिट पहुँच गई। सरकार हर चीज़ में हमसे टैक्स ले रही है, लेकिन उसके बदले हमें क्या दे रही है? एक कम से कम दिल्ली सरकार ऐसी है जो जनता के टैक्स के बदले उसको उसकी सुविधाएं मुहैया करा रही है, और ये बेसिक सुविधाएं हैं जो नागरिक को जिनका हक भी है। अब फ्री की बात करें तो अगर हम नेताओं पर आए, सांसदों विधायक पर आए, तो उनको ऐसी कौन सी चीज़ें जो फ्री नहीं मिल रही है, हम उसको फ्री का नाम नहीं देते हैं। और जब वही चीज़ें जनता के आंचल तक पहुंचती है तो हम उसको फ्री कहने लगते हैं। दूसरा ये, जैसा कि आपने अभी कहा कि महिलाओं के प्रति कुछ घोषणाएं की हैं, आप ये बताइए, हर व्यक्ति आता है, हर नेता आता है किसी भी पार्टी का, वो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है कि उत्तराखंड बनाने में महिलाओं का बहुत योगदान रहा, उन्होंने बहुत बलिदान दिए, लेकिन उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? पहाड़ की महिला की आप स्थिति देखते हैं, वो प्रसव के दौरान अपना दम तोड़ देती है। स्वास्थ्य सेवा इतनी बदहाल है, आज भी वो इतनी मतलब मार्मिक स्थिति में जी रही है, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो उनको एक सम्मान राशि देना चाहती है, उनको 1,000 रुपये को आप सम्मान राशि किस तरीके से कह सकते हैं? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि 1,000 रुपया कहीं पर भी दिखेगा नहीं।
देखिए, शुरुआत कम से करनी पड़ती है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने पाँव पसारेगी, सरकार तो हम बनाकर रहेंगे, और जैसे जैसे यहाँ की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहीं के संसाधनों से, यहीं के बजट से हमने इस बजट को और बढ़ाना है, इसको दुगना तिगना 4 गुना करना है, और उसी से हमने शुरुआत करनी है। जैसे शुरू में हमने कहा बिजली, पानी, रोजगार और महिलाओं के लिए सम्मान राशि। इससे कहीं ना कहीं 1,000 रुपये उस महिला के लिए बहुत अधिक होता है, जो पहाड़ों में जीवन यापन करती है या मिडिल क्लास या बहुत गरीब वर्ग से है, उसके लिए वो 1,000 रुपये इतना अधिक है, वो उससे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे सकती है। एक माँ अपनी बेटे के हाथ पे 10-20 रुपये, 100 रुपये रख सकती है। उसकी आप कीमत ये मानिए कि बहुत अधिक हो जाएगी जब उसको इस बात का एहसास होगा, कुछ ना कुछ मेरे पास आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उत्तराखंड की महिलाओं को लाचार समझते हैं, इसलिए एक राशि जैसे घर से जाते वक्त दिया जाता है ना कि चलिए थोड़ा सा आप अपना खर्चा चला लीजिएगा, तो इस तरीके से आप महिलाओं के हाथ में 1-1 हज़ार रुपये रख देंगे। नहीं, आप इसको ये नहीं कह सकते हम उनको लाचार समझते हैं, हम उनको, इसलिए हम कह रहे हैं एक सम्मान राशि है। कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं की वजह से उत्तराखंड बना है, और हमने उन महिलाओं को सिर्फ बोझ दिया है, कभी सिलेंडर के दाम के रूप में, कभी यहाँ की बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इवन अब ये देखना उनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर कपड़ों के जो टैक्स है उनको भी हमने बढ़ा दिया है, और हम बात कर रहे हैं कि हम उनको कुछ नहीं देंगे, तो ये गलत बात है। हम उसको 1,000 रुपये ये नहीं कह रहे कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, हम कह रहे हैं मतलब आप रोजगार दीजिए ना महिलाओं को, महिलाएं रोजगार करेंगी तो अपना सेल्फ वो जो अर्न है वो कर सकती हैं, इस तरीके से पैसे खाते में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो महिला उस 1,000 रुपये का इस्तेमाल अगर रोजगार के उससे लिहाज से भी देख सकती हैं कि हो सकता है वही 1,000 रुपये से अपना छोटा सा वो कुछ यूनिट स्टार्ट कर दे, और उसी 1,000 रुपये से वो बढ़ के कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिपेंड महिला बन जाए। आप उसको मतलब मैडम 1,000 रुपये में कोई भी क्या शुरू कर देगा? आप मुझे बताइए कि आप खुद कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक का सामान इतना महंगा है, एक फाउंडेशन लेने चले जाए तो 500 से 600 रुपये का, और अच्छी ब्रांड का ले तो 2,000-3,000 का मिलता है। पहाड़ की महिला तो बहुत कम कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती अरे हैं, चलिए, उनके लिए ये बहुत मानिए ना, ये 1,000 रुपये सम्मान राशि कितनी बड़ी, उससे आप ये मत सोचिए कि उसको 1,000 रुपये से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए दिया जा रहा मैं है। ये कह रही हूँ कि उनको रोजगार दे दिया जाता है। मैं वही कह रही हूँ, रोजगार के लिए तो हमने कहा ये कि हमारी तीसरी गारंटी, दूसरी गारंटी रोजगार की ही थी, लेकिन मैंने क्या किया, 18 वर्ष से ऊपर ऐसे बहुत से वर्ग होते हैं, जैसे एक स्कूल जाने वाली लड़की, कॉलेज जाने वाली लड़की, वो उस 1,000 रुपये से अपनी बस का किराया दे सकती है ना, अपनी ट्यूशन फीस दे सकती है। आप उसको इस वे में लीजिए ना कि वो उस समय रोजगार की स्थिति में नहीं है, या आप मान रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें वो ना पेंशन ले सकती है और ना काम कर सकती है, उन महिला। आप मुझे ये बताइए कि अब रोजगार के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, क्योंकि रोजगार की बात बीजेपी भी करती है, रोजगार की बात कांग्रेस भी करती है, रोजगार की बात जितने दल यहाँ पर हैं, चाहे वो यहाँ से हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी बात भी करें, तो वो सारी रोजगार की बात करती है। लेकिन रोजगार देने की बात आती है तो मैं आपको सड़कों पे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो बैठे हुए दिखा दूँ, आए दिन धरने करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनका बताइए जरा। देखिए, रोजगार की अगर आप बात करेंगे, मैंने फिर से कहा कि उत्तराखंड के ही संसाधनों को हमने इस्तेमाल करना है, यहीं से तो हमने रोजगार पैदा करना है, और यहीं के युवाओं को हमने रोजगार देना है। मैडम ये बात तो सुनिए, ये बात तो बार बार सुनते हुए आए हैं, नेता ये बात आके कह के जाते हैं, लेकिन जब ब्लूप्रिंट की बात होती कि किस तरीके से ये सब कुछ होगा, तो उस समय वो जनता को बताने से क्यों हिचक जाता है? मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, हमारे जो केजरीवाल जी, वो कोई भी अगर गारंटी ला रहे हैं तो उसके पीछे एक ब्लूप्रिंट भी है, पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। जैसे कि अभी आपने महिलाओं को ही कहा कि बजट कहाँ से आएगा, मैं आपको बता दूं इसी की बात के आधार पे कि 55,000 करोड़ यहाँ का बजट है, अधिक से अधिक 50% से अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, तो उसी भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ रहा है आपका बजट, उसी से तो हमने उनको सुविधाएं देनी है। वही रोजगार के मामले में वही चीज़ें आएंगी कि यहीं के संसाधनों से हमने यहीं पर औद्योगिक केंद्र खोलने, इकाई खोलनी है, लेकिन पिछली सरकारों की तरह नहीं कि आपने औद्योगिक केंद्र खोले और आज वो बंद होने के कगार पर हैं, आपका उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने जो चीज़ करनी है वो पूरी के पूरी मास्टर प्लान के साथ करनी है, और उसको कहीं ना कहीं इस आधार पर हमने, इस तथ्य पर हमने काम करने की, हाँ हम रोजगार देंगे, जैसे दिल्ली के तर्ज पर काम किया है, गारंटी दी है, उस पर हम खरे उतरें। उत्तराखंड में जो भी गारंटी दी जाएगी उस पर हम खरे उतरेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक चीज़ सुनी भी थी, जो आम आदमी पार्टी पे लोग वोट करेंगे, झाड़ू के चिन्ह पे जब वोट करेंगे, वो किस पे वोट करेंगे? वो अरविंद केजरीवाल जी पे वोट करेंगे, या अजय कोठियाल के नाम पे वोट करेंगे, या आप लोगों के चेहरे पर, आप लोगों के काम जो आज तक आपने किए हैं उन पर वोट करेंगे?
इसके लिए एक ही जवाब है कि जो हमने एक विज़न दिखाया जनता को, जो हमने एक दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें आप ये भी मान लीजिए, मैं अब आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ, उसमें आप ये भी मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के नाम पर भी वोट पड़ेगा। और जो कर्नल कोठियाल जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड नव निर्माण में, आप ये मान सकते हैं कि जिस समय आपदा आई थी उत्तराखंड में, सभी को मालूम कितनी बड़ी आपदा थी, जो उन्होंने वहाँ पर नव निर्माण किया, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं जनता उनको भी, उनके चेहरे पर भी वोट पड़ेगा। तो ये सारे समीकरण जब राजनीति आपकी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं तो वो समीकरणों के आधार पर होती है। ये सभी समीकरण कहीं ना कहीं उत्तराखंड आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लाकर रहेंगे। तो मतलब ये है कि सारे उम्मीदवार कर्नल कोठियाल जी के नाम पर वोट मांगेंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो आपका अपना इंडिविजुअल काम क्या रहा, मुझे वो बताइए कि आपको लोग क्यों, डिम्पल सिंह को राजपुर विधानसभा से क्यों वोट मिलेंगे, मुझे ये बताइए। डिम्पल सिंह को राजपुर रोड विधानसभा से लोग क्यों चुनेंगे, उसका एक सिंपल सा मैं आपको बात बताती हूँ कि एक राजनीतिक पार्टी, आप जैसे हर पार्टी में होते हैं, एक विचारधारा, एक विजन, एक उसका मैनिफेस्टो होता है। तो कोई भी, हम सब इस क्रांति के सैनिक हैं। हमें जिस भी मोर्चे पे कहा जाएगा आपको खड़े होना है, लड़ना है, और आपके पास जनता को देने के लिए ये है, और हमने ये करके दिखाया है दिल्ली में, उसके आधार पे हमें वोट पड़ेगा। चाहे चेहरा डिम्पल सिंह का हो, चाहे मेरी किसी और बहन का हो, मेरे किसी और भाई का हो, लेकिन वोट जो पड़ता है उस पार्टी की, कहीं ना कहीं जिन्होंने काम किया है पहले, जो प्रूफ किया, उसके आधार पर ही पड़ता है। तो मतलब आप लोगों को जो वोट पड़ेंगे वो कर्नल कोठियाल जी के नाम पे पड़ेंगे, उसके अलावा केजरीवाल जी के नाम पर पड़ेंगे, या फिर पार्टी की नीतियों के ऊपर ना, पार्टी की नीतियों के ऊपर पड़ते हैं। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, वो उसको वोट पड़ना या ना पड़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जब इससे पहले थे किसी सत्ता में तो उन्होंने काम किया है या नहीं किया, काम के आधार पर वोट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे आपका काम जानना चाहे कि आपने क्या किया है, क्योंकि आप खड़ी तो हो गई हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन जब आपसे आपका बैकग्राउंड पूछा जाए कि आपने क्या काम किया है, तो आप दर्शकों को, आप जनता को क्या बोलेंगी? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इससे पहले हम, जैसे कि सभी कहते हैं, आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं है, यहाँ पे सब ने सब बदलाव के लिए आए हैं। किसी न किसी के अंदर आग थी कि उत्तराखंड जो 21 सालों से बदहाल हो रखा है, हमने इसको बदलने के लिए इस आग में कूदना है। तो हम वही लोग हैं कि हमें कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए करना है। हमें मौका मिला या नहीं मिला, मैं इस बात को इस तरह से बताई थी कि जब मैं पूरी तरह से राजनीति में नहीं थी, तो मैं एक सोशल वर्कर के तौर पर पॉल्यूशन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ती थी। मेरा एक सबसे बड़ा एजेंडा रहा है कि इतना प्यारा हमारा हिमालय राज्य है उत्तराखंड, कहीं ना कहीं इसको प्रदूषण से बचाना है। दूसरा, यहाँ के जो मुद्दे जिनको लेके उत्तराखंड बना था, चाहे वो यहाँ की ये देख लीजिए, परिस्थिति देख लीजिए, आज पहाड़ों के हाथ पलायन देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, उन मुद्दों पे कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है। मैं खुद भी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से सेंटर हेड रही हूँ, तो मैंने एजुकेशन में देखा है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे हर फील्ड में भ्रष्टाचार है। आप इसको एजुकेशन हब कहते हैं, पर यहाँ पे सब कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण हो रखा है, एजुकेशन का, हेल्थ सिस्टम का, रोजगार का, हर चीज़ का। तो हमने उस चीज़ को देखकर कि इसको बदलना है, उस जो आग अंदर लगी थी उसको हमने चुना है कि अब इसको कैसे बदले। कहीं ना कहीं राजनीति का दामन थामना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यवस्था परिवर्तन करना होता है तो आपने कहीं ना कहीं रिसोर्सेज या कोई ऐसी फील्ड में जाना पड़ता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को बदल सकते हैं। तो आपने क्षेत्रीय दलों का जो दामन था उसे क्यों नहीं थामा? देखिए, आपने क्षेत्रीय दलों की बात की है तो ये आपको भी पता है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं, जनता ने उनको भी मौका दिया है, भले ही उतने बड़े स्केल पे ना दिया, उतनी ज़्यादा सीटें ना आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरे हैं। वो जो उनके विचारधारा चली आ रही थी वो उससे कहीं ना कहीं भटक गए थे। और उसी के पैरेलल जब हम काम देख रहे थे दिल्ली में केजरीवाल सरकार का, तो मन में एक हमें भी उमंग, एक आशा थी, काश ये पार्टी उत्तराखंड में इलेक्शन लड़े, और जो दिल्ली में हुआ है काश वो उत्तराखंड में भी हो जाए। तो उसी विचारधारा को लेकर हम इस पार्टी से जुड़े, और मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि मैं APN हूँ, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ और मैं आपकी एक सिपाही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपनी पार्टी पे सभी को गर्व भी होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भाजपा से खजानदास सभी हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से कद्दू, इसके अलावा कांग्रेस से राजकुमार जी, मतलब संजय कनौजिया है कद्दू का नाम, इसके अलावा कई सारे और लीडर्स हैं। तो आम आदमी पार्टी से डिम्पल सिंह को मौका क्यों दिया जाएगा? क्योंकि धुरंधर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सब लोग बिल्कुल अपनी टीम बना के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें आपको क्यों मौका देगी राजपुर की जनता? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि हमने सिर्फ काम किया है, चाहे वो कोरोना के टाइम पे किया हुआ हमारा काम हो, कोविड के टाइम पे भी आप मेरा पिछला प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि चाहे यहाँ पर एम्बुलेंस व्यवस्था की बात हो, चाहे मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे और भी अदर सेवाएं, हमने सिर्फ काम किया है। और हमारी जो एक विचारधारा भी रही सिर्फ काम करने की, जनता तक कैसे पहुँचने, उस विचारधारा को पहुँचाना है, और अपने काम के आधार पर हमने सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये नहीं सोचती
सोचती है कि सामने वाला धुरंधर है या ये बहुत बड़ा नेता है, वो ये देखती है कि जो हमारी विचारधारा है आम आदमी पार्टी की, ये उसको समझने वाले लोग हैं। ऐसा ना हो कल ये सत्ता में आए, ये सत्ता में आ तो जाए लेकिन ये फिर से वही करें जो भाजपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो अगर पार्टी ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया है तो मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी। बाकी जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि डिम्पल सिंह नहीं, पार्टी के नाम पर, पार्टी की विचारधारा के नाम पर जनता हमें चुनेगी। ठीक है, अब आप अगर आप जीत के आती है तो आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपनी विधानसभा के लिए भी मैनिफेस्टो होता है, तो आपका अपना मैनिफेस्टो बताइए। अच्छा, जब मैं अपनी राजपुर रोड विधानसभा में जाती हूँ, फील्ड में जाती हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है मैं उसके बाद बताती हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पर जो अधिकतर बस्तियाँ हैं वो नाले के पास बसी हुई, मलिन बस्तियाँ जिन्हें हम कह सकते हैं। आप जब वहाँ पर खड़े होंगे तो आप यकीन मानिए आपको रुमाल अपने नाक पर रखना होगा और अब बात करने में आप मतलब बार बार उसको हटाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे एक पॉल्यूशन है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको वो कहीं ना कहीं नहीं अब महसूस होता। क्यों? क्योंकि इन भ्रष्ट सरकारों ने उनको मजबूर कर दिया उसमें रमने के लिए। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस जनता की हम बात करते हैं, जनता जनार्दन कहते हैं जिसको हम, कि सत्ता पलट देगी, उसी जनता के लिए आपका ऐसा एक मोह भंग हो गया है कि आप इलेक्शन टाइम पे सिर्फ उनको मलिन बस्तियों में जाकर खरीदने की बात कहते हैं। उनकी सुविधाओं के आधार पर आपका कोई काम नहीं करना है। आप उन नालों को देखिए, क्या वो जैसे सौंदर्यकरण की बात करें, क्या उनका एक यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था? क्या वो नाले ढककर उनको प्रॉपर आप कवर करके उस सड़क को चौड़ी नहीं कर सकते थे? ट्रैफिक की इतनी समस्या है, उसका आप सही नहीं कर सकते थे। यहाँ उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के नाम पर आप वोट मांगते हैं, आपको दिखाई देगा जगह जगह गड्ढे खुर्दे पड़े, क्या आप उन गड्ढों को नहीं भर सकते थे? आप उस आम जनता की नब्ज को नहीं समझ रहे कि उसको क्या चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी ये वो, लेकिन आप खुद जब सड़कों से निकलेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये स्मार्ट सिटी नहीं, इन्होंने इस स्मार्ट सिटी के नाम पर इस देहरादून सिटी का सबसे ज्यादा सत्यानाश कर दिया है। तो क्या आप लोग दावा करते हैं कि आप लोगों के आने के बाद, यानी आपकी सरकार आने के बाद, इस तरीके के गड्ढे, बदबूदार जगह, ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला? ऐसा मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि ऐसा हम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि जो हम कहेंगे उससे ज़्यादा करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे स्वच्छ भारत अभियान का हम एक लोगो नहीं देंगे, हम उसको धरातल पे उतारने की कोशिश करेंगे। जो नाले हैं, जो सड़कें, उनके सौंदर्यीकरण, उसके आप बात करते हैं बार बार से यहाँ पे हो जाता है, बार बार डेंगू होता है, मलेरिया होता है, आप उसकी जड़ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे कि ये क्यों हो रहा है? आपको पता तो ये गंदे नालों की वजह से ये सब बीमारी हो रही है, आप वहाँ पर काम क्यों नहीं करते? आप फॉगिंग मशीन लेकर जो ड्रामा करते हैं जनता को ठगने का, उसको बंद कीजिए ना। आप काम कीजिए, आप धरातल पे जाके काम कीजिए, वहाँ की जनता से पूछिए। अब मैं एक बस्ती के बात बताती हूँ, मैं एक बस्ती में गई ऐसे ही अब जन समस्या जानने के लिए, तो एक महिला ने आकर मुझे अपनी पीड़ा सुनाई। वो कहने लगी कि मैडम ये जो गंदे नाले हैं, कई बार इन गंदे नालों को देखकर हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं होते हैं या ठुकरा दिए जाते हैं, या कोई हमें अपने घर में बहू बनाने के लिए राजी नहीं होता है। कारण ये है कि उनको लगता है कि हम इन मलिन बस्तियों के किनारे रहते हैं, जबकि उनकी अर्निंग भी ठीक ठाक थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। तो वो दुख जब उसने जाहिर किया तो तब कहीं ना कहीं लगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। सिर्फ बदबू ही इसका इम्पैक्ट नहीं कि वो बदबू में रह रहा है, इसका कहीं ना कहीं सामाजिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है लोगों के जीवन पर। अच्छा डिम्पल जी, अभी जब आप ये बात कर रही थी तो एक बात मेरे दिमाग में आई। जैसे हमने दिल्ली पे देखा है, जब केजरीवाल जी के मन में कुछ होता है, जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो अपनी बात को मनाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में आपकी सरकार आ जाती है और उसके बाद क्या हमें मुख्यमंत्री सड़कों पे दिखेंगे धरना देते हुए? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड में बनती है और बनकर रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, तो हम मौका नहीं देंगे विपक्ष को सड़कों पर उतरने का, क्योंकि सड़कों पर कब उतरता है व्यक्ति? विपक्ष नहीं, सरकार ही सड़कों पे उतरती हुई दिखेगी आपको। सरकार, वहाँ पे सरकार सड़कों पर क्यों उतरती? क्योंकि वहाँ केंद्र उनको काम नहीं करने देता है, ये एक बड़ा कारण फिर भी अभी केंद्र में भाजपा की सरकार रहने वाली है। मैं वही कह रही हूँ, अब यहाँ पर केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी जरूर, लेकिन उत्तराखंड क्योंकि एक आप कह सकते हैं वहाँ पर तो सेंट्रल के अंडर है, लेकिन यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य है, तो हम यहाँ पर अपना पूरा योगदान देकर इस उत्तराखंड में ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ केंद्र से तो फंडिंग आती है ना? फंडिंग तो आती है, लेकिन देखिए अगर वो फिर से वही नालायक वाली स्थिति पैदा करते हैं कि फंडिंग वहाँ से रोक रहे हैं, जैसे बार बार दिल्ली में रुकता है, तब तो स्थिति अलग हो जाती है। तो फिर हमें मुख्यमंत्री भी धरने में दिखने को मिल सकते हैं? नहीं, वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम वही कह रहे हैं ना, इस बार लगाम हम अपने हाथ में रखेंगे पूरी तरह से। इस बार कर्नल कोठियाल जी हैं जो बहुत अच्छे से नवनिर्माण करना भी जानते हैं और दुश्मनों को उनका जो असली जगह है वहाँ पर भेजना भी जानते हैं। अच्छा, थोड़े समय पहले अगर मैं आपको बता दूं, आप कहीं और से चुनाव लड़ी थी, तो फिर अभी आप राजपुर में कैसे आ गए? नहीं, मैं इससे पहले चुनाव जिला पंचायत की लड़ी थी जसो वाला सीट से, और राजपुर रोड सीट भी, जैसे हमने कहा हम सैनिक है, जिस भी मोर्चे पे हमें कहा जाएगा कि आपने यहाँ पर दुश्मनों से लोहा लेना है, तो हम वहीं पर सैनिक की तरह। विकास नगर की बात है ना? हाँ, विकास नगर की बात है। तो मैं वही कह रही हूँ कि हम सैनिक है, जहाँ से भी हमें मौका मिलेगा, और एक महिला शक्ति को आप विकास नगर से चुनाव लड़ लेती, वहीं से आप
सीट पे उठ जाती, फिर आपने राजपुर को क्यों चुना? नहीं, मैं वही बता देती हूँ। देखिए, राजपुर रोड ऐसा नहीं कि मैंने चुना या मुझे किसी ने मजबूर किया। कहीं जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बचपन यहीं से बीता है, यहीं पे मेरी एजुकेशन हुई है, और कहीं न कहीं जो टीज़ थी मुझे यहाँ के प्रति ज़्यादा थी, क्योंकि मैं यहाँ की बिटिया हूँ। तो इसीलिए मैं राजपुर की, देहरादून की ही बिटिया हूँ। देहरादून की बिटिया है, राजपुर की बिटिया है, या उत्तराखंड की? उत्तराखंड की तो मैं हूँ ही, लेकिन अभी अगर राजनीतिक दृष्टि से आपको मैं कहूँ तो राजपुर की मैं बिटिया हूँ, देहरादून की मैं बिटिया हूँ। और मैंने वही कहा कि जहाँ से पार्टी हमें सक्षम समझेगी, जहाँ से पार्टी को लगेगा कि मेरी ये बिटिया या मेरी ये सैनिक यहाँ से मोर्चा अच्छा संभाल सकती है, तो हम मोर्चा संभालेंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपको टिकट दे देगी? ये तो एक बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक सवाल हो गया। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अभी मैं राजपुर रोड की प्रभारी हूँ, और कहीं ना कहीं पार्टी के ये संकेत भी हैं कि जो प्रभारी हैं वही भविष्य में इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब हम मान के चले कि उम्मीदवार आप ही होने आप वाले मान सकते हैं जी। तो यह है हमारे साथ डिम्पल सिंह जी, जो राजपुर विधानसभा से अब आपको चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाएंगी, क्योंकि अभी वो जरूर जाहिर नहीं कर रही, लेकिन कुछ समय बाद ये कंफर्मेशन जरूर हो जाएगा। इसके अलावा किस तरीके का काम आम आदमी पार्टी करती है, क्योंकि डोर टू डोर जाके जनता को आप समझाने का काम कर रही है कि भैया देखो, हमने जिस तरीके से दिल्ली में अपना काम दिखाया है वैसा ही काम हम उत्तराखंड में दिखाएंगे। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जो एक बेहतर दल बन के सामने आई है, वो जनता के सामने अपनी सारे जो प्रोपेगेंडाज हैं उनको रखे, जनता भी उन्हें समझे कि क्या है कैसे है, और उनके उम्मीदवारों को भी मौका मिले। तब तक देखते रहिए पर्वत जैन डिजिटल मीनाक्षी शाह के साथ।